मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको नॉर्मल रहने दीजिए, उसको किसी भी तरह के सोशल बाउंडेशन में मत बांधिए। आज लड़की पीरियड से होती है तो भी दौड़ लगा सकती है, उसमें पहले क्योंकि नैपकिन्स नहीं होते थे, सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे, इसलिए वो इतना फ्रिक्वेंटली चल फिर नहीं पाती थी, मगर आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। मैम, जो मासिक चक्र है उसके बारे में क्या मिथ्स हैं जो पब्लिक में फैले हुए हैं? हाँ, पहले हम ये बात करें कि एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन क्या है। स्त्री के पूरे होने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में मेंस्ट्रुएशन एक बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें शारीरिक हार्मोन्स जो निकलते हैं और उसके पूरे फिजिक को बदल देते हैं। जब आप देखते हैं कि जो दो छोटे बच्चे एक साथ पलते बढ़ते हैं और अगर छोटे लड़के को भी हम फ्रॉक पहना दें या लड़की को हम बुशर्ट पैंट पहना दें तो हमें पता नहीं चलता कि वो लड़का है या लड़की। लेकिन अगर 9-10 साल के बच्चे या बच्ची को हम कुछ इस तरह की चीज़ पहनाएंगे तो भी हमें बिना बताए पता चल जाएगा कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो ऐसा फ़र्क, ये जो आ रहा है चेंज, ये क्यों आता है? ये उन हॉर्मोन्स की वजह से आता है। तो ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन भी है, उसी का एक पार्ट है। मतलब ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो भाई उसको इतना बड़ा टैबू बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक रूटीन प्रोसीजर है, उसको पूजा नहीं करने से जोड़ देना और ये मानना कि इस समय वो बहुत कमज़ोर है, तो ये सारे मिथ हैं। या हम ये कहें कि इस समय उसे नीचे सोना चाहिए या उसे मटके को नहीं छूना चाहिए, तो बहुत सालों पहले ये सिर्फ उसकी सुविधा के लिए बनाई गई चीज़ थी, क्योंकि कुएं से या दूर से पानी लाना पड़ता था। अब ब्लीडिंग हो रही है, कोई व्यक्ति कमज़ोर है, तो उसको ईश्वर से जोड़ के अलग कर दिया गया कि अब तुम ये भारी सामान नहीं उठाओ इन दिनों में। लेकिन हमने उसको एक पवित्रता से जोड़ दिया और हमने उससे कहा कि जिस समय महिला रजस्वला होती है उस समय उसका इमोशनल स्टेट थोड़ा सा अफेक्ट होता है। तो गैस पे खाना बनता नहीं था, पहले चूल्हे पे खाना बनता था, तो उसको अगर इस समय कमज़ोरी में चक्कर आ जाए, वो गिर जाए, तो उससे हमें खाने बनाने से दूर करा गया, पानी लाने से दूर करा गया। मगर हमने क्या किया, उसको नेगेटिव ले लिया और हमने उसको एक वो बना दिया, बाउंडेशन बना दिया कि नहीं भाई, तुम पूजा भी नहीं करोगी, तुम खाना नहीं बनाओगी, तुम मटका नहीं छुओगी। और आज तो फ्रिज है, आज हमारे पास नल खोलो पानी आ जाता है, तो आज हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बिना दिमाग लगाए उन चीज़ों को करते जाते हैं और हम कभी लेकिन मैं ऐसा समझूंगी कि घर में हमेशा बच्चे को बोलने के बजाय पेरेंट को समझना चाहिए ये बात, तो वहीं से बदलाव आएगा कि मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको नॉर्मल रहने दीजिए, उसको किसी भी तरह के सोशल बाउंडेशन में मत बांधिए। आज लड़की पीरियड से होती है तो भी दौड़ लगा सकती है, उसमें पहले क्योंकि नैपकिन्स नहीं होते थे, सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे, इसलिए वो इतना फ्रिक्वेंटली चल फिर नहीं पाती थी, मगर आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई बंधन उस पर लगा। मैम, इनफर्टिलिटी क्यों देखने को मिल रही है आजकल फीमेल्स में? हाँ, जैसे हम अभी पीसीओएस पे बात कर रहे थे जी, ऐसा ही उसी का थोड़ा और लेटेंट पार्ट था इनफर्टिलिटी, बैक साइड में वही थी एक्चुअली। तो लेट मैरिजेस होती हैं, लेट मैरिजेस हुई, नॉर्मल एज थी मैरिज की 24, 26, अब 32 ईयर्स में हम मैरिज कर रहे हैं, तो हम बच्चा प्लान कब कर रहे हैं, तब तक जो फर्टिलिटी है फीमेल की वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिल ही रही है। लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, इरेगुलर है, इवन स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है फीमेल्स के अंदर भी। तो मेरा तो सिंपल कंसेप्ट है कि अगर बच्चा प्लान करना है, क्विट स्मोकिंग, बोथ ऑफ यू, एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, दोनों ही किसी भी रूप में सबसे बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी। तो स्मोकिंग क्विट करें, अल्कोहल क्विट करें और उसके बाद बच्चा प्लान करने की बात करें तो इनफर्टिलिटी का रीज़न नहीं आएगा। मैम, इनफर्टिलिटी और मासिक चक्र का कुछ कनेक्शन है? इनफर्टिलिटी हो जाने के बाद हम ये सब चीज़ें ढूंढते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कभी भी रेगुलर साइकिल नहीं आई लेकिन उसके बच्चे रहते हैं, है ना,
तो उसने कभी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। पहली बात, हमारे यहाँ शादी से पहले हेल्थ चेकअप का कोई रिवाज नहीं है, तो हम कभी हेल्थ चेकअप कराते नहीं, ना फीमेल हेल्थ चेकअप कराते ना मेल हेल्थ चेकअप कराते, तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। वो तो शादी होने के 1 साल बाद तक, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट के बाद बच्चा नहीं होता है, तब हम जांच के लिए जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि अरे इसके तो ओवरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो पहले चेक होनी चाहिए थी वो होती नहीं है। तो एक तो इनफर्टिलिटी का यही कारण हो गया कि प्री चेकअप्स नहीं है हमारे यहाँ। दूसरा कारण हुआ, हमारे लाइफस्टाइल की बात करें, वो हमारा बहुत बिगड़ा हुआ है। तो हमें टाइमली मैरिज और टाइमली कंसेप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, तब इनफर्टिलिटी के केसेस हमें कम देखने को मिलेंगे। मैं ये बोलूँ कि इनफर्टिलिटी पहले भी थी, मगर पहले क्या होता था? हेल्दी डाइट। नहीं, पहले इनफर्टिलिटी के लिए कोई टेस्ट ही नहीं होते थे। एक बीबी से बच्चा नहीं हो रहा, घर वाले क्या कहते थे? दूसरी शादी कर ले, है ना, तो उससे तो हो ही जाएगा। और दोष किसको दे रहे हैं? इसको बांझ बोलकर कि ये तो बांझ है, इसको तो बच्चे हो नहीं सकते, तो तू दूसरी शादी कर ले। और ऐसा एक केस था, जब हमारे पास विदिशा से एक पेशेंट आता था, तो वो अपनी वाइफ को लेकर आता था। वाइफ बहुत कम उम्र की थी उससे। एक दिन उसकी वाइफ ने मुझसे कहा कि मैडम इनकी भी तो कोई जांच करा लीजिए, ये हमको तीसरी बीवी है हम इनकी। तो आप सोच सकते हैं कि वो खुद कह रही है कि इनकी जांच करा लीजिए, मतलब इससे पहले उसने अपने टेस्ट कभी नहीं कराए। तो फिर मैंने उसको कहा कि चलो एक तुम्हारी भी जांच होनी है, तो वो उस दिन के बाद हमारे यहाँ कभी नहीं आया, क्योंकि या तो उसे पता था, और नहीं पता था तो वो जांच नहीं कराना चाहता था, क्योंकि मेल ईगो सामने आ जाती है इसलिए। तो इनफर्टिलिटी एक कपल प्रॉब्लम है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों की प्रॉब्लम है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि 40% मेल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, 40% फीमेल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड 20% कॉमन है, या हम ये कहें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम नहीं बता सकते। तो हमें दोनों की जांच होनी चाहिए, दोनों की जांच कभी नहीं होती, है ना। फीमेल कभी अपने इमोशंस एकदम नहीं बताती है, उसको टाइम लगता है अपने इमोशंस को बताने में। मीनवाइल जब तक वो अपने इमोशंस बता पाए, तब तक में मेल को उतना पेशेंस नहीं है, तो वो कह देता है कि तुम्हें तो कोई डिजायर्स ही नहीं है, ऐसा। तो फ्रिजिडिटी एक बहुत कॉमन सा टर्म है, लेकिन वो कोई ठप्पा नहीं है किसी फीमेल की हेल्थ के लिए। जनरली वेजाइना में इन्फेक्शन किन कारणों से देखने को मिलता है? हाँ देखो, अभी वेजाइनल इन्फेक्शंस थोड़े कम हो गए पहले से। जो मैंने अभी बोला ना, पहले कपड़ा इस्तेमाल करती थी महिलाएं, तो और उसी कपड़े को धूप में भी नहीं सुखाती थी, धोती ज़रूर थी लेकिन धूप में नहीं सुखाती थी। तो क्या होता था, उनमें उनके अंदर बैक्टीरिया पनप जाते थे, और उसी को जब वो लेती थी तो उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाता था। लेकिन आज हम सैनिटरी पैड्स यूज़ करवा रहे हैं। ये अलग बात है कि सैनिटरी पैड्स का जो प्लास्टिक है वो पॉल्यूशन का मैटर बन सकता है, लेकिन अभी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस थोड़े कम हो गए वेजाइनल। लेकिन जैसे रेज़र यूज़ कर लें या कुछ परफ्यूम्स यूज़ कर लें, तो उनकी वजह से कई बार एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। मैम, और जो पैड है वो भी एलर्जी कॉज कर सकते हैं? हाँ, किसी किसी को पैड से एलर्जी होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि अगर 2 महीने लगातार किसी पैड के इस्तेमाल से तुम्हें रैशेज आ रहे हैं, तो उसको बंद कर दो, कोई दूसरा पैड यूज़ करके देखो, तो हो सकता है तुम्हें उससे एलर्जी ना हो। लेकिन अगर तब भी हो रहा है, तो फिर वो एक सॉफ्ट मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकती है, नहीं तो मेंस्ट्रुअल कप आ गए हैं आजकल, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकती है, जिसके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है आजकल, अभी होना चाहिए। मैम, थोड़ा आप मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बता दीजिए। हाँ, मेंस्ट्रुअल कप बहुत सारे साइज़ के आते हैं। ये ऐसा मेंस्ट्रुअल कप होता है, और इसको फिट करना सीखना पड़ता है सिर्फ। और जब से पीरियड स्टार्ट हो तब इसको सर्विक्स के ऊपर वेजाइना के थ्रू फिंगर से 8 बना के इसको फिट कर देते हैं। मतलब लड़की खुद ही फिट कर सकती है, और जितना भी ब्लड है वो धीरे धीरे उसमें इकट्ठा रहेगा। जब भी वो यूरिन के लिए जाए, वो कप को निकाल ले और धो के वापस से फिट कर ले। बहुत ईजी है ये यूज़ करने में, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं बताऊं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोगों को फील्ड में वर्क करना है। तो फील्ड में बाथरूम
टॉयलेट्स फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती है तो उन लोग इसको 8 घंटे तक भी यूज़ कर सकते हैं। जी। और उसके बाद और सबसे अच्छी बात, एक बार खरीद लो, महीने तक, साल तक यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल है, जी। तो कॉस्ट कटिंग भी हो गई। जी मैम, ऐसे तो पैड्स हट ही जाएंगे मार्केट तो से। अच्छी बात है, पैड्स इसलिए भी हट जाने चाहिए क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं या उनके अंदर जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से वो डिग्रेड नहीं होता बहुत समय तक। तो जब वो डिग्रेड नहीं होता तो यहाँ पॉल्यूशन का वैसे ही कमी नहीं है, और एक फैक्टर हम इकट्ठा कर रहे हैं। जी। इसलिए मेंस्ट्रुअल कप का भी आप कह सकते हो कि वो भी पॉली विनाइल से बना है, लेकिन वो काफ़ी, हम उसे 1 साल तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, तो ड्यूरेशन ज़्यादा है। ड्यूरेशन ज़्यादा है उसका। जी मैम, और कई सारी गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसका क्या रीज़न है? आपका मतलब है मासिक के दौरान जो दर्द है उसकी जी। बात करें, हाँ, उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। जी। और एक तरह से डिस्मेनोरिया, जब तक कि डिस्मेनोरिया है ना हो, मतलब नॉर्मल दर्द होना पीरियड्स में एक आम बात। आम बात है। क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जब निकलता है तो उससे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये मसल के क्रैम्प्स कराता है, अंदर के ब्लड को बाहर लाने में हेल्प करता है। जी। तो ये एक तरह से अच्छा काम कर रहा है। मतलब पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स होना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर एक महिला अपना रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पाए, कॉलेज नहीं जा पाए एक लड़की, या उसको हर महीने छुट्टी लेनी पड़े, तो फिर ये डिस्मेनोरिया की श्रेणी में आ जाता है। जी। और डिस्मेनोरिया 2 तरह का हो सकता है। एक जिसमें कोई बेसिक कॉज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ मसल्स, जो मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से खिंचती हैं, तो उसको दर्द ज़्यादा होता है, जिसे हम लोग स्पाज़मोडिक डिस्मेनोरिया कहते हैं। जी। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन, आँख बंद करके 2-3 मेडिसिन्स हैं, जैसे कैमोमिला है, मैगफॉस है, इनके मिक्सचर्स को आप दें और आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक तरह का दूसरा डिस्मेनोरिया होता है जिसे हम कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं। जी। कंजेस्टिव मतलब नाम से पता चल रहा है, अंदर कुछ ग्रोथ है या कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से उसको सफ़र कर रही है। तो ऐसे वाले में हमको कुछ जाँचें करानी पड़ती है और उसके बाद इलाज से वो भी ठीक हो जाता जी मैम, होम्योपैथी सिस्ट में कैसा वर्क करती है? है। सिस्ट सिर्फ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है, और चाहे वो बार्थोलिन सिस्ट हो, चाहे वो ओवेरियन सिस्ट हो, सब में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है। बस ये है कि हमें पेशेंटली ट्रीट करना है और पेशेंट को भी पेशेंटली हमारे पास आते रहना है। जी। तो आप ये ना सोचिए कि कोई जादू की डिब्बी है, हमने एक दवा दी और वो ठीक हो जाएगी, लेकिन 6 से 8 महीने उसको इसमें लग सकते हैं। जी मैम, और एक महिला में हमें कैसे पता चलता है कि ये इनफर्टिलिटी हो सकती है इसमें? हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इनफर्टिलिटी के एज सच कोई साइन सिम्टम होते नहीं हैं। वो तो जब शादी के बाद 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड एक्ट के बाद भी, मतलब वो कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं जी। और उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो हम ये मानते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तो जी। फिर हम उनका दोनों का चेकअप करते हैं। बेसिकली हस्बैंड का सबसे पहले करते हैं सीमेन एनालिसिस, जो कि बिना दर्द का एक टेस्ट है, जी। और सस्ता टेस्ट है। तो हम यही कह के मेल को मनाते हैं कि सबसे पहले आपका टेस्ट करेंगे। तो जब हम सीमेन एनालिसिस कर लेते हैं, उसमें हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती, तब हम महिला के टेस्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के सारे टेस्ट थोड़े तकलीफ़देह हैं, कॉस्टली तो हैं ही। तो जी। इसलिए हम जैसे सोनोग्राफ़ी भी करेंगे तो एक सोनोग्राफ़ी से हमें नहीं पता चलेगा, हमें 2-3 सोनोग्राफ़ी करनी पड़ेगी उसकी। जी। तो उसके बाद ही हम बता पाएँगे कि क्या थायरॉइड का टेस्ट करना पड़ेगा हमें उसका, और हमको उसके ट्यूब्स देखने पड़ेंगे कैसे हैं। तो एक लंबा प्रोसीजर है। उससे जी। अच्छा ये है कि हम पहले मेल का टेस्ट कर लें जी। और उसके बाद फीमेल की टेस्ट की तरफ बढ़ें। जी। इलाज तो, टेस्ट ज़्यादा हैं, इलाज जल्दी होगा, जी। लेकिन टेस्ट ज़्यादा है। जी मैम, और मूड स्विंग्स का कोई इलाज है या कोई ट्रीटमेंट है? हाँ, बिल्कुल है। मूड स्विंग्स ज़्यादातर तब होते हैं जब आप अकेलापन फ़ील करते हैं, जी। ठीक? तो आपको आपको अगर पता चल गया है कि मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप कभी अकेले ना रहें। जी। आप ग्रुप के साथ रहें, आप फ़ोन पे बात करें, सोशल कुछ एक्टिविटी देखें, और इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करें जिनसे आपके मूड्स अच्छे रहेंगे। जैसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट फल खाएँ, जी। रसीले फल खाएँ। ऐसा नहीं कि केला और सेब खा लिया तो हो गया, आपको बेरीज़ खानी चाहिए काफ़ी सारी,
आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट रोज़ खाते हैं तो आप मूड स्विंग से बच सकते हैं। जी। कई लोगों का मिथ है कि प्रेगनेंसी के दौरान होम्योपैथी लेना सेफ नहीं है। इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। मुझे तो लगता है लोगों में यही मिथ है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, चाहे जी। एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो। जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और होम्योपैथिक दवाएं एकदम सेफ हैं। भले ही वो अल्कोहल के थ्रू बनती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनमें अल्कोहल ही होता है ना। तो उनका प्रिपरेशन का मेथड ऐसा है, लेकिन वो जी। बिल्कुल सेफ हैं और आप आराम से पूरी प्रेगनेंसी में उन्हें दे सकते हैं। जैसे एंटीनेटल केयर में हम आयरन कैल्शियम देते हैं, जी। वैसे ही उसकी जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं, जैसे उसको उस दौरान जी मितलाता है या उसको एसिडिटी हो जाती है या उसके एक पैर में दर्द हो रहा होता है या कई बार ऐसा होता है कि हेडेक ही हो रहा होता है, तो भी हम आराम से होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उनके जी। रिजल्ट भी हमें मिलते हैं। जी। मैम इनफर्टिलिटी में होम्योपैथी कैसा वर्क होती है? इनफर्टिलिटी में होम्योपैथी को इंटीग्रेटिव अप्रोच में देना शुरू करना चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनल वो है जी। एक्सपीरियंस कि मुझे लगता है कि जब हम जितनी बार मेडिसिन देते हैं और हम उसके डेटा नहीं लेते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि वो रिज़ल्ट उसे आया है या नहीं या आया नहीं है। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कंसेप्शन हो जाए तभी हम समझें। हम अगर उस प्रोसीजर से भी वो गई है, तो भी हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जिससे हमें बता पाएँ कि हाँ, इफेक्ट ये आया। दवाएँ हमने शुरू की थी और इनसे इतना रिज़ल्ट मिल गया। जी। तो इसके लिए अपने को एक इंटीग्रेटिव अप्रोच की ज़रूरत है। जी। मैम आपका ऐसा कोई केस इनफर्टिलिटी का जो आपने डील किया हो? अगर ये पीसीओएस की वजह से है, तो पीसीओएस का ट्रीटमेंट तो हमने किया है, हमने जी। ऑनलाइन भी किया है। जी। एक आइश्योर ऐप है, उसके थ्रू जी। हम लोग रजिस्टर करते हैं, तो उससे भी हमने किया है। और पेशेंट गाँव में बैठी है, हमने वीडियो कॉल से उसको देखा है, उसकी जाँच रिपोर्ट मँगाई है और उसको मेडिसिन्स दी हैं। वो केस था मेरे पास, नेट्रम-म्यूर से ठीक हुआ था वो केस। जी। जबकि हम नेट्रम-म्यूर को तो कई बार ये मानते हैं कि इससे ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन वाली मेडिसिन है, लेकिन जी। ऐसा नहीं है। हमने नेट्रम-म्यूर के थ्रू वो पेशेंट उसके बाद वो कंसीव भी हुई, उसको बहुत सारी सिस्ट थी और हमने 3 महीने लगातार उसको, ऑफ कोर्स नेट्रम-म्यूर मुझे अभी याद है, लेकिन हमने और मेडिसिन्स भी दी थी जी। और वो बिल्कुल ठीक हुई और उसके बाद कंसीव हुई। मैम फीमेल्स में मैच्योरेशन के दौरान मतलब प्यूबर्टी के दौरान पीएमएस होता है उनको, हाँ, ये क्या है? और ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी, क्योंकि आप सोचिए कि आजकल के बच्चों को भी टेंशन होने लगा है। जी। पहले हम कभी नहीं सुनते थे कि बच्चों में डिप्रेशन या बच्चों में टेंशन जैसी भी कोई चीज़ होती। तो पीएमएस एक उसी तरह का ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स हैं जिनमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब माहवारी आने से कुछ दिन पहले कुछ अजीब तरह के सिम्पटम्स, जो कि ग्रुप ऑफ सिम्पटम है और जो रेगुलरली हर महीने देखने को मिल रहे हैं, वो पीएमएस कहलाते जी। हैं। जैसे हेडेक होना, हेडेक के साथ नौसिया होना। अब आप इसको माइग्रेन से भी सोच सकते हैं कि माइग्रेन में भी ऐसे होता है जी। और हर महीने होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मासिक आने से कुछ दिन पहले ऐसा हो रहा है, तो फिर हम उसे पीएमएस में इंक्लूड करते हैं। जी। इसी के साथ उसका मूड में चेंज आना, उसको कभी-कभी कब्ज़ियत हो जाना, कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कहते हैं, या फिर डायरिया हो जाना जी। और भूख का ना लगना, तो पेट हमेशा भरा-भरा रहना, ब्लोटिंग कहते हैं जिसे, और नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, ये सब, रोना, जी। बिना किसी कारण के रोना आना, ये सब पीएमएस है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। कई लड़कियां आजकल ये भी कंप्लेंट करती हैं कि पीरियड आने से कुछ दिन पहले उन्हें ब्रेस्ट में हैवीनेस होने लगती है और वो कई बार इतनी हो जाती है कि उसमें दर्द होने लगता है और उन्हें सपोर्ट लेना पड़ता है। तो ये भी पीएमएस का ही एक सिम्पटम है। तो इसको ठीक करने के लिए हम उनको हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि इस दौरान थोड़ा-सा फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, क्योंकि हार्मोन का फ्लश बढ़ता है, तो फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो हम उन्हें बोलते हैं कि थोड़ा पानी की इनटेक को थोड़ा कम कर दें इस जी। दौरान, है ना? और सॉल्ट थोड़ा कम कर दें, तो आप इससे बच सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, थोड़ा खुली हवा में घूमिए, मेडिटेशन कीजिए। जी। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जैसे पल्साटिला इस दौरान काफ़ी अच्छी एक मेडिसिन है। मैं आप सबको नहीं कहूँगी कि इसको खा लें, लेकिन जी। पल्साटिला एक गुड मेडिसिन है जो कि अच्छे केस चेकिंग के बाद अगर दे दी जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैम प्यूबर्टी मेनार्की के दौरान ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल हैं और कौन से ऐसे हैं जो एबनॉर्मल हैं? हाँ, देखो, जैसे अभी हमने बात करी कि प्यूबर्टी के दौरान नॉर्मली दर्द होना पेट में, मेंसेस के दौरान नॉर्मली दर्द होना, जितने में उसे छुट्टी ना लेना पड़े।
जी ये एक नॉर्मल चीज़ है। जी इस दौरान थोड़ा सा हैवीनेस, चेस्ट में पेन, ब्रेस्ट में पेन, कमर में कोई दर्द, पैरों में दर्द, ये नॉर्मल है। लेकिन वो बिल्कुल ना चल पाए तो ये एबनॉर्मल हो गया। जी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर एक नया कंसेप्ट आया है। जी। इससे पहले अपन ने सुना था हमेशा कि हम एग फ्रीजिंग करा लें। हाँ तो एग फ्रीजिंग के बारे में बात करें थोड़ी सी। तो ओके। एग फ्रीजिंग क्या है कि 20 से 40 साल की उम्र में जिनको लगता है कि अभी हम बहुत फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए सब टाइम नहीं है, तो वो अपने हेल्दी एग्स को फ्रीज करा देते थे, ताकि जब भी उनको अपनी फैमिली स्टार्ट करनी हो तो उन्हें एक अच्छे एग मिल जाए, भले ही वो लेट एज में फैमिली प्लान करें। लेकिन अब नया कंसेप्ट आ गया क्योंकि साइंस बढ़ता है, तो अब आ गया है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। तो उसमें क्या करते हैं, मैरिड कपल अच्छे एग्स को बाहर निकाल के और उसको फर्टिलाइज करवा देते हैं, और फिर उन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में फ्रीज कर देते हैं। जब भी उन्हें चाहिए तो उनके यूट्रस में उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो मैम दैट इज, नेचुरली ये सही है? देखो नेचुरली तो ये है नहीं लेकिन सही इसलिए है कि क्योंकि बाद में बच्चा चाहिए और वो नहीं हो रहा है, तो महंगी आईवीएफ टेक्निक्स पे जाने के बजाय हम इनिशियली ही इसको करा के रख लें, ताकि हमें बहुत सारी साइकिल्स में ना जाना पड़े आईवीएफ की। एक ही साइकिल में हेल्दी जो जो यंग एज होती है तब बहुत सारे एग्स भी रहते हैं, तो इजीली वो फ्रीज करा सकते। अभी नया कंसेप्ट है इसलिए हम इस पर ज़्यादा नहीं कह सकते। हाँ, मगर नेचुरल से तो, बट नेचुरल है कि ये जी कुछ कम है, कुछ कम है। इंडिया में ऐसे बेबीज हैं? इंडिया में मुंबई में कुछ अभी स्टार्ट किया गया है, जी पर अभी न्यूज़ में कोई इस तरह के एफईटी हमको मिले नहीं। जी